नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 का नोटिफिकेशन आज 12 मई 2022 को, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि 10 मई को नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन 2 दिन डिले होकर और आज 12 मई 2022 को एसएससी की वेबसाइट पे ये रिलीज हो चुका है। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या खास है, इसके बारे में एक एक चीज़ यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पेज पे ही कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 13 जून तक बढ़े जाएंगे। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 13 जून रात 11 बजे है और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट 15 जून 2022 है। अगर ऑफलाइन अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप 16 जून तक पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन के लिए जो विंडो है वो 20 जून से लेकर 24 जून तक खुली रहेगी। तो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाता है तो आप बाद में इसको सुधार सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात करें तो ये भी मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि अगस्त 2022 में आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इसमें जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए कि आप सारे ही एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, चाहे वो एज लिमिट से रिलेटेड हो, एसएससी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो या कैटेगरी से रिलेटेड हो। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ये वेबसाइट पर ऑलरेडी ये सब चीज़ें डाल दी गई है। मैं सब यहाँ पर डिटेल में आपको बता दूँगा कि आपको क्या क्या करना है। All information related to recruitment, right from stage of application to nomination of the candidate to user department, including call letters for computer-based examination to the provisionally eligible candidate, will be available on the website. सारे ही जितने भी डिटेल्स होंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको ssc.nic.in के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारी चीज़ें, जैसे जो रिज़ल्ट होता है एग्ज़ाम का वो तो आपको ssc.nic.in पे ही मिलता है, लेकिन आगे फिर स्क्रूटनी का रिज़ल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आपको एसएससी के रीजनल ऑफिसेज़ के वेबसाइट पे मिलते हैं, जैसे एसएससी एनआर, एसएससी सीआर के वेबसाइट पे जाकर वो सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इस नोटिफिकेशन में जितने भी पोस्ट हैं उनके जो डिटेल्स हैं वो आपको एसएससी के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ssc.nic.in पे जाना है, आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और फेज़ 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट डिटेल्स का लिंक वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो मैं आसान तरीका भी बता देता हूँ दोस्तों। आप गूगल में बस इतना लिखिए, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 पोस्ट डिटेल्स, इतना बस लिखेंगे तो आप डायरेक्टली पोस्ट डिटेल्स पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आपको सारे ही पोस्ट के डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करी जाए एज रिलैक्सेशन वगैरह की, तो पोस्ट के डिटेल्स में आपको जो भी एज दिया है, जैसे अगर किसी में 18 to 30 दिया है या 18 to 25 दिया है, तो उन सारे पोस्ट में एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं तो एज रिलैक्सेशन का आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। क्रूशियल डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो क्रूशियल डेट है, मतलब कि आपका जितने भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह हैं इन सब का जो क्रूशियल डेट यहाँ पे रखा है एसएससी ने वो 13 जून 2022 का रखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्रूशियल डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए हो, चाहे आपके एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के लिए हो। तो यहाँ पे OBC एप्लीकेंट्स के लिए या फिर EWS एप्लीकेंट्स के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो क्रूशियल डेट फॉर सबमिटिंग द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट में बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज़ 13 जून 2022। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और बाकी और भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वहाँ पे आप चेक कर लेंगे। एज लिमिट की बात करें तो पर्टिकुलरली आपको हर कैटेगरी ऑफ पोस्ट में जा जाकर देखना पड़ेगा किसके लिए कितना एज लिमिट मांगा गया है, वो आपको सिलेक्शन पोस्ट डिटेल्स का जो पोर्टल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ मांगे जाएंगे आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो वहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में काउंट होगा। रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWD को 10 ईयर्स, ऐसे ऐसे करके सारे ही कैटेगरी को कितने साल का रिलैक्सेशन मिलेगा वो यहाँ नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे और एक्स सर्विसमैन अगर हैं आप तो इसको नोटिफिकेशन में ये वाला सेक्शन आप चेक कर लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे पढ़िए दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट
के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज लिमिट फॉर ईच पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट आर मेंशन इन द डिटेल्स ऑफ पोस्ट गिवन इन एनेक्सर 3। इसी नोटिफिकेशन के एनेक्सर 3 में पोस्ट के डिटेल्स दिए हुए हैं और वहाँ पे जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आपसे मांगा गया है वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट एंड पोजीशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा वो देखिए। आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा, जो कि मैं पहले भी आपको बताता था, और 13 जून 2022 यानी कि इस नोटिफिकेशन के लास्ट डेट को एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपसे बैचलर्स मांगा है तो बैचलर्स इस डेट से पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए या रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। अगर आपसे एक्सपीरियंस मांगा है तो वो भी आपका इस डेट से पहले का होना चाहिए। तो इस पोस्ट पे अप्लाई, किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान में देना है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है तो ये सारा आपका इस डेट से पहले हो जाना चाहिए। द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट मांगी गई है वहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपका एक्सपीरियंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए। तो जितने भी इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, इसको क्वालिफिकेशन में ये जो चीज़ें होती हैं ये एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाता है। तो फॉर पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इन पार्टिकुलर फील्ड और डिसिप्लिन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड हैज़ बीन इंडिकेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेंट मस्ट फिल द रिलेवेंट कॉलम। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि एप्लीकेशन भरते टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है उसकी डिटेल्स भरिए। तो एक्सपीरियंस बिना भरे आप एप्लीकेशन फॉर्म को आगे प्रोसीड नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप अभी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है और आप सोच रहे हैं कि इसको अभी छोड़ देते हैं बाद में बनवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम एक्सपीरियंस का डिटेल नहीं दिया है तो बाद में स्क्रूटनी के टाइम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपकी कैंडिडेचर ही वहीं रिजेक्ट कर दी जाती है। सिलेक्शन स्ट्रिक्टली रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से होगा और इट मे बी नोटेड बाय द कैंडिडेट इक्विवेलेंसी विल नॉट बी अलाउड इन केस इफ इट इज़ नॉट मेंशन इन द प्रिस्क्राइब इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। अगर आपके पोस्ट कैटेगरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इक्विवेलेंसी का जिक्र नहीं किया गया है तो आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा या आपकी डिग्री की इक्विवेलेंसी को मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मेंशन किया गया है इक्विवेलेंसी अलाउड है तो आपको अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, या फिर ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है वो प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी आपकी। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो एसएससी और यूजर डिपार्टमेंट का ही होगा। और उन पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है जिसमें कि लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी मांगी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो आपको एप्लीकेंट को या तो मैट्रिक लेवल तक वो जो लैंग्वेज है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये तब होगा जब आपका वो मदर टंग नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर बंगाली लैंग्वेज मांगा जाता है और अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हैं तो फिर आपको 10th तक कम से कम आपने बंगाली पढ़ा होगा तभी वो मान्य होगा। लेकिन जो बच्चे वेस्ट बंगाल से हैं तो उनको अगर वो नहीं भी पढ़े होंगे तब भी यहाँ पे मान्य होगा। इसके बाद का ये कॉलम हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। ssc.nic.in के वेबसाइट पे जाकर जैसे आप बाकी फॉर्म को अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और लास्ट डेट जो है वो 13 जून है और इससे पहले ही आप अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट नहीं करिएगा। एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जब स्क्रूटनी होता है तो स्क्रूटनी टाइम आपसे एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट मंगवाया जाता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास ज़रूर ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 रुपीज़ फ़ीस है और फीस जो है वो जनरल मेल कैंडिडेट के लिए, लेकिन वुमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, PWD एक्स सर्विसमैन आप लोग एग्जेम्प्टेड हैं, आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैंने बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन 20 जून से लेकर 24 जून तक होगा, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो आप वहाँ पे सुधार सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जी हाँ बिल्कुल, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मान लेते हैं कि अगर आपने किसी पोस्ट को NR रीजन से अप्लाई कर दिया, किसी CR रीजन के पोस्ट को अप्लाई कर दिया, यानी सेंट्रल रीजन के या नॉर्दर्न रीजन के पोस्ट को अप्लाई किया या सदर्न रीजन के अप्लाई किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर रीजन में जाकर एग्ज़ाम देना होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बाकायदा आपसे पूछा जाएगा, आप जो सेंटर चूज करेंगे वहीं पर आपको आपका एग्ज़ाम देना होगा, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि स्क्रूटनी के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पर्टिकुलर रीजन में भेजने होते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो जिस रीजन की पोस्ट होती है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाता है। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें, पेपर पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों 4 सब्जेक्ट है। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, GK GA और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स होता है, यानी 25 क्वेश्चन हर
सब्जेक्ट से आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, आपको 60 मिनट्स का पेपर होता है और 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। आपका जो मार्क्स होता है, जितने भी मार्क्स आपने इस रिटन एग्ज़ाम में स्कोर किए उसको नॉर्मलाइज़ करके उसके बाद आपकी रिज़ल्ट डिक्लेयर की जाती है। जहाँ भी स्किल टेस्ट मांगा गया है आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, जहाँ स्किल टेस्ट मांगा गया वहीं पे स्किल टेस्ट होता है, हर पोस्ट के लिए नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे भी ऐसा मांगा गया है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका स्किल टेस्ट करा लिया जाता है। स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है उसके बाद आपकी टेंटेटिव आंसर की यहाँ पे वेबसाइट पे डाली जाती है, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 15 से 20 दिन के अंदर आंसर की वेबसाइट पे डाल दी जाती है। सिलेबस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सिलेबस सेम वही सिलेबस है जो अगर आप 10th लेवल के पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपका सिलेबस MTS वाला सिलेबस होगा। अगर 12th लेवल के लिए कर रहे हैं तो आपका सिलेबस CHSL वाला सिलेबस होगा। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए कर रहे हैं तो CGL वाला सिलेबस होगा। बिल्कुल पेपर पैटर्न वैसे ही होता है और पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी वैसे ही होता है। यहाँ पे डिटेल सिलेबस नोटिफिकेशन में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम के बारे में बताया जा रहा है। आप जानते हैं SSC के जिस तरीके से सारे एग्ज़ाम के रूल होते हैं वैसे ये है। एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि बहुत ही बाद की बात है, ये सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ये सब चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात सुनिए। रिक्रूटमेंट जो होता है सिलेक्शन पोस्ट में वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पे होता है, सिर्फ सिंगल टियर पेपर होता है। इसके बाद आपका कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाता है। इसके बाद जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है जिसमें आपको अपना रोल नंबर वगैरह असाइन किया जाता है। इसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में बैठना होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं इसके बाद आपका एक स्क्रूटनी कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दी गई हैं दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपने 2 या 2 से अधिक अलग अलग रीज़न में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है तो इसमें क्या है वो देखिए। अगर कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा रीज़न के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट कहा जाता है, ठीक है। तो सच कॉमन कैंडिडेट विल बी इशूड ओनली वन एडमिशन सर्टिफिकेट 1 लेवल ऑफ EQ। कहने का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि आप सदर्न रीजन से एक 12th लेवल का पोस्ट आपने अप्लाई कर दिया, नॉर्दर्न रीजन से अगर आपने 10th लेवल का पोस्ट अप्लाई कर दिया, और मान लीजिए कि वेस्टर्न रीजन से आपने एक ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट अप्लाई कर दिया, तो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो आपने जहाँ सेंटर चूज़ किया है वहीं पे होगा। और आपका जो एडमिशन सर्टिफिकेट यानी एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कहाँ किया जाएगा। आपका जो सेंटर, जैसे मान लीजिए आपने सेंटर अगर दिल्ली सेलेक्ट किया है तो आपका एडमिट कार्ड नॉर्दर्न रीजन में आएगा। अगर आपका सेंटर आपने मान लीजिए कि पटना सेलेक्ट किया है तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो CR रीजन के वेबसाइट पे आएगा। तो वो यहीं पे यही कहा जा रहा है कि आप जिस रीजन से आपने सेंटर डाला है उसी रीजन पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। और एक क्वालिफ़िकेशन लेवल के लिए, जैसे अगर आपने मैट्रिक लेवल के 4 फॉर्म अप्लाई कर दिए तो आपका एग्ज़ाम एक ही होगा। आपके 4 फॉर्म के लिए 4 पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। या अगर 12th लेवल के आपने 3 पोस्ट के कर दिए तब भी आपको एक ही 12th लेवल का एग्ज़ाम देना है। और ग्रेजुएशन लेवल के भी 2-3 कर दिए तब भी आपको एक ही ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देना है। लेकिन अगर आपने 10th लेवल का 1 कर लिया है, ग्रेजुएशन लेवल का 1-2 कर लिया है और 12th लेवल का 1-2 कर लिया है तो आपको हर लेवल का एक एक एग्ज़ाम देना होता है। ये एग्ज़ाम जनरली एक ही दिन में कंडक्ट हो जाता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और उस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना होता है। वो एक ही दिन कंडक्ट करा लिया जाता है, एक ही सेंटर पे आपका एग्ज़ाम हो जाता है। कॉमन कैंडिडेट मस्ट अपीयर ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर 1 लेवल ऑफ पोस्ट, अदरवाइज देयर कैंडिडेटशिप विल बी कैंसल्ड। बिल्कुल यहाँ पे आपको कट ऑफ मार्क्स है कि यूआर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 35% मार्क्स लेकर आने होते हैं एग्ज़ाम में, तभी वो क्वालिफाई होंगे। OBC के 30% और अदर कैटेगरी के 25% आपको इतने लाने ही लाने होते हैं। वैसे इसका कोई वैल्यू रह नहीं जाता है क्योंकि अक्सर कट ऑफ इससे ज़्यादा हाई जाते हैं हर पोस्ट के। अच्छा, यहाँ पे एक है स्टेटमेंट की डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ़ वैकेंसी, जितने भी वैकेंसी होंगे किसी कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए तो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी के लिए उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पोस्ट में 5 वैकेंसी से कम है, जैसे 4 वैकेंसी है, तो आपके पोस्ट के लिए 1:2 के रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा स्क्रूटनी के लिए, यानी रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद जो स्क्रूटनी होता है उसके लिए। तो अगर 4 वैकेंसी है तो 80 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए 10 वैकेंसी है, तो 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी मैक्सिमम 100 बच्चों को स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा।
अब जिन बच्चों का फर्स्ट ईयर जो है रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, कैटेगरी से रिलेटेड हो, एज और एज रिलेक्शन से रिलेटेड हो, इनका हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके और इनको बाय पोस्ट भेजना होता है अपने रीजनल ऑफिस में, जहाँ का भी आपका पोस्ट बिलोंग करता है। स्क्रूटनी जो है डॉक्यूमेंट की वो रीजनल ऑफिस ही कंडक्ट करती है, लेकिन कंसल्टेशन लिया जाता है यूजर डिपार्टमेंट से, उनके कंसल्टेशन से आपकी स्क्रूटनी कराई जाती है। स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट वेर एवर प्रिस्क्राइब फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी कंडक्टेड अमंग द कैंडिडेट हुज हार्ड कॉपी रिसीव्ड एंड फाउंड इन ऑर्डर। अगर स्क्रूटनी स्टेज आप क्लियर कर लेते हैं और ओके लिस्ट में आप आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले आपका स्किल टेस्ट कराया जाता है, अगर आपके पोस्ट में स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो। और जिनका स्क्रूटनी क्लियर हो जाता है उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने अपने रीजनल ऑफिस पे बुलाया जाता है और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट मेरिट के आधार पर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। आपका जो स्कोर है, आपका मार्क्स है, वो आप इस एग्ज़ाम में कभी भी नहीं जान पाते हैं, ये आप तभी जान पाएंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट आने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद ही आप अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर देख सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इस एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो ये इंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको देखने को मिलता है। चलिए, ये सब चीज़ें हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। इस एग्ज़ाम में बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कई चीज़ों की वजह से बच्चे अलग अलग स्टेज पे रिजेक्ट हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को देखकर वो सब चीज़ें, गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए, ये सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक बार देख लीजिए। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली देख लीजिएगा। इसके बाद आप जो नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो बहुत ही केयरफुली डालिएगा, इसको फिर बाद में आप बदल नहीं पाएंगे और ना ही इसके लिए कोई दूसरा चारा है। इसके बाद क्लोजिंग डेट से काफ़ी पहले ही आप एप्लीकेशन अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर इशू की वजह से बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है और वेबसाइट फिर काम करता नहीं है। एप्लीकेशन की डिटेल स्क्रूटनी अभी नहीं कंडक्ट करती है कमीशन, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोविजनल ही एक्सेप्ट किया जाता है इस टाइम पे। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद इसका प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखना है, क्योंकि आगे इसका यूज इस एग्ज़ाम में ज़रूर होता है। ओनली वन एप्लीकेशन अलाउड टू बी सबमिटेड कैंडिडेट फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कहीं पे किसी असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है किसी एक रीजन में, तो उस पोस्ट के लिए आपको एक ही बार अप्लाई करना है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर दूसरे रीजन में असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सेम नाम का अलग अलग रीजन में पोस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ही पोस्ट के लिए आपको एक बार से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं देना है, वही बस यहाँ पर बताया जा रहा है। अपने फादर मदर का नाम केयरफुली डालिएगा, जो भी आपके मैट्रिक और सेकेंडरी के सर्टिफिकेट हैं वो। दूसरा, यहाँ पे फ़ोटोज़ के बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही है। फ़ोटो अपलोड करते टाइम भी आपको सावधानी बरतनी है कि आपको स्पेक्टिकल्स नहीं पहनना है, कोई चश्मा नहीं पहनना है, कैप नहीं पहनना है, आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए, फ़ोटो रीसेंट होना चाहिए, हो सके तो उस पर डेट ज़रूर डालिएगा। इसके बाद ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे चलिए, अपनी ईमेल आईडी करेक्ट डालिएगा, क्योंकि एसएससी जो भी मेल करेगा वो आपकी ईमेल आईडी पे ही आगे करेगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे। इफ़ कैंडिडेट इज़ फाइनली सेलेक्ट, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और आपके यूजर डिपार्टमेंट से 3 महीने के अंदर किसी तरह की कोई करस्पॉन्डेंस नहीं होती है, तो आपको तुरंत अपने यूजर डिपार्टमेंट से यहाँ पे कम्युनिकेट करना है। उसके बारे में बताया जा रहा है। फ़ीस 100 रुपीज़ है और ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी विमेन, SC ST, पर्सनल विद डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन इसमें एग्जेम्प्टेड है, उनको फ़ीस भरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स हैं, EWS, OBC, SC ST, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद सीधा हम चलेंगे, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पेज नंबर 85 नंबर पेज पे हमारे लिए जो पोस्ट के डिटेल्स हैं वो हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पोस्ट के डिटेल्स हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट है देखना। आपको सारे ही रीजन्स के यहाँ पे आप देखिए पोस्ट के डिटेल्स हैं
यहाँ पे आपको रीज़न का नाम, पोस्ट का नाम, पोस्ट की कैटेगरी, डिपार्टमेंट कौन सा है, एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है, किस लेवल की पोस्ट है, कितने वैकेंसीज हैं, वो सारे डिटेल्स आपको हर रीज़न के यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह या फिर मैक्सिमम जो डिटेल्स और भी आपको चाहिए होंगे वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ऊपर में यहाँ पे लिंक है दोस्तों, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक से सीधा आप एसएससी के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है और एसएससी फेज़ 10 सेलेक्ट करना है, या फिर लद्दाख रीजन का पोस्ट दे रहे हैं तो वो सेलेक्ट करना है, और फिर आपको सारे ही पोस्ट के डिटेल्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपके सामने मिल जाएंगे। वो सारा पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको देख लेना है कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट यहाँ पे मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है उस पर ही आप अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान ये देना है कि अगर आपके क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस नहीं है, 10th लेवल की पोस्ट है, 12th लेवल की पोस्ट है, 10th है आपका क्वालिफ़िकेशन, 12th है आपका क्वालिफ़िकेशन, या ग्रेजुएशन है आपकी क्वालिफ़िकेशन, और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके लिए जो जो पोस्ट है उसको मैं फ़िल्टर आउट करके यहाँ पे वीडियो बना दूंगा इस चैनल पे, और मैं आपके लिए डाल दूंगा। जैसे मैंने फेज़ 9 में भी आपके लिए डाला था कि 10th लेवल के कौन कौन से पोस्ट हैं विदाउट एक्सपीरियंस, 12th लेवल के कौन कौन से पोस्ट हैं, ये सारा मैं यहाँ पे कर दूंगा। टाइम मिला तो मैं बीटेक के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए। नए हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिलेक्शन पोस्ट से जुड़े बहुत सारे अपडेट मिल जाते हैं। आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नए अपडेट के साथ किसी दूसरे वीडियो में।